C++, जावा, पॉपुलर नेम्स तो हम लोग के सामने है, पाइथन वगैरह। लेकिन एक बार लिस्ट कर दे कि कितने सारे लैंग्वेजेस मार्केट में है, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तुम लोग से मुझे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा, और कुछ पाइथन, .NET या C# बोल सकते हैं, चलो हम लोग उसको। देन बस खत्म हो गया। अच्छा, और कुछ है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ओके, बस। ओके, हाँ, रिएक्ट किसी ने तो बोला, एंगुलर, ओके, डॉट किसी ने तो बोला था, एंड्रॉइड, बस, कॉटलिन, ओके, नोड.js, बस खत्म। SQL, MySQL, Oracle, MongoDB, बाकी भी छोटे मोटे नाम है जो मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आउटडेटेड हो गए या फिर चले गए मार्केट में। इधर DB स्क्रिप्ट है, पोस्टग्रेड है, PHP है, करेक्ट, PHP लारावेल, बस। और कुछ बाकी है इधर? RR किसी ने तो बोला, रेल एंड रूबी उधर ही आता है, कॉटलिन अभी मार्केट में नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, रिएक्ट लिख दिया मैंने, एंगुलर लिख दिया। अब इतने सारे लैंग्वेजेस मार्केट में प्रेजेंट है एंड कुछ इनकमिंग में है, आने वाले में भी हम लोग का इंजीनियरिंग खत्म होने तक लॉन्च हो जाएंगे या लॉन्च के स्टेज पे है। जैसे तुम लोग ने नाम सुना ही रहेगा, टाइपस्क्रिप्ट सुना है, Vue.js, जावास्क्रिप्ट तो है, इधर किधर तो लिखा है, टाइपस्क्रिप्ट, Vue.js, ओके, अपकमिंग तुम लोग बोल सकते हो, या फिर मैं नाम भूल गया और एक लैंग्वेज का। ठीक है, तो जब तक इंजीनियरिंग खत्म होगा या इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद कुछ टाइम के बाद हम लोग को पता चलेगा कि और एक नया लैंग्वेज मार्केट में आ रहा है, तो हम लोग ये सर्वाइविंग सिचुएशन में कैसे कोप अप करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वो कुछ अलग है, मार्केट में जो आने वाला है कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, वो अलग है, तो वो तो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। कैसे हम लोग ये जर्नी को क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम लोग का जर्नी अभी चालू हो गया है, हम लोग टारगेट कर रहे हैं 4th ईयर निकालने का, बस आराम से, है ना। उसके बाद देखेंगे MS करने का है नहीं करने का, जॉब देगा नहीं देगा कोई, या हम लोग को जो भी करने का। आज हम लोग सोचेंगे कि मार्केट इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद जॉब कुछ लोग ढूंढते हैं, लेकिन बाकी लोग तो MS MSc करते हैं, क्योंकि हम लोग को बाहर जाने का है, आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि MS तो इधर है ही नहीं, इंडिया के बाहर ही अवेलेबल है ना, ऐसा नहीं है, इधर भी है। ठीक है, लेकिन ठीक है जो भी है, लेकिन बाहर का मार्केट अभी खराब है। आज कल तुम लोग देखोगे या सुना रहेगा, अपने ही स्टूडेंट्स जो अकेडमी से कभी पास आउट हो चुके हैं, MS कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले मिला था, या फोन पे बात होते रहता है, व्हाट्सएप पे, तो US का मार्केट थोड़ा सा खराब है अभी, उन लोग को जॉब नहीं मिल रहा है अभी, जो लोग पास आउट हो गए या जो लोग पास आउट, अपना कोर्स खत्म हो गया MS का, अभी जॉब ढूंढ रहे लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, वो रिसेशन थोड़ा सा चल रहा है जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा तो सर्वाइवल सिचुएशन खराब हो जाता है। हम लोग एज ए स्टूडेंट वहां पे रुक सकते हैं जब तक एजुकेशन चल रहा है, खर्चा उधर महंगा है, कितने दिन घर वाले पैसा देंगे हम लोग, 2 महीना 3 महीना 6 महीना, उसके बाद तो फिर नहीं हुआ तो रिटर्न आना पड़ता है। तो ठीक है, वो बोलने वाला पार्ट नहीं, अभी तो हम लोग को डिस्कशन में नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने बता दिया कि आगे वाला जर्नी हम लोग का है। ठीक है, तो अभी हम लोग मार्केट में देख रहे हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग को दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, राइट। हम लोग के मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन है, या www टाइप करने के बाद आते हैं, कौन से लैंग्वेज में बनते हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस है, कौन से लैंग्वेज में एप्लीकेशन बनता है? सब कुछ यूज होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, हाँ, डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है?
रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। देखो एक तो कंफर्म है, जैसे तुम लोग ने भी सोचा, राइट ट्रैक है। सब लैंग्वेजेस कभी भी हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम देगा। सॉफ्टवेयर बनाने का है, लेकिन इसमें से कुछ लैंग्वेजेस हम लोग को लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा जावा, पाइथन, सी शार्प, ठीक है, इनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं अभी। इधर तक हम लोग बोलेंगे यस दीज आर द माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको मैं बैक एंड लैंग्वेजेस बोलता हूं। उसके बाद मैंने कुछ नाम लिया, HTML, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, दीज आर माय फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑफ कोर्स Node.js इज अ पार्ट ऑफ बैक एंड लैंग्वेज, अगेन फ्रंट एंड लैंग्वेज। फिर इधर जो नाम लिया मैंने, व्हाट इज दिस? डेटाबेस लैंग्वेज। व्हाट अबाउट दिस? मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। मोबाइल में पता ही हम लोग को एप्लीकेशंस आते हैं, और एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर आता है, डर्ट या फिर फ्लटर बोला हम लोग उसको। एंड्रॉइड में हम लोग बस एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाएंगे, लेकिन हम लोग को iOS में भी एप्लीकेशन बनाना है, जिसके लिए डर्ट या फिर एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हम लोग को डर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, फ्लटर का यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। तो मेरा सॉफ्टवेयर बनेगा बाद में, लेकिन उसके कुछ स्टेजेस है बनने से पहले, जिसमें हम लोग को इसका एनालिसिस करने का है कि मेरे सॉफ्टवेयर को कौन सा लैंग्वेज सुटेबल है, सो दैट आई कैन टेक इट टू द टेक्नोलॉजी लेवल। दैट मीन्स आज अगर हम लोग सोचेंगे कि चलो हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाने का है, तो सबसे पहले तुम लोग को पता होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम स्टेटमेंट? आज हम लोग मार्केट में बहुत सारा नाम सुन रहे हैं स्टार्टअप नाम से। स्टार्टअप पता है ना, स्टार्टअप वर्ड तो फेमस है। कौन से स्टार्टअप हम लोग सुन रहे हैं? एक दो स्टार्टअप का नाम बताओ। अरे नो, सिंगल नेम। ब्लिंकिट सुना है, जोमेटो सुना ही रहेगा, स्विगी, ओला, उबेर, जेप्टो, अरे सब स्टार्टअप ही है ना। व्हाट इज मीन बाय स्टार्टअप? अभी बोला स्टार्टअप नाम सुना है, लेकिन हम लोग ने बस किधर रील्स में इधर उधर सुना रहेगा। ठीक है, तो आज मैं बोलता हूं कि मुझे अगर बिजनेस चालू करने का है, तो मेरे पास बस एक मेंबर होना चाहिए, दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास है तो मैं बिजनेस चालू कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग बोलेंगे जोमेटो, ओला, उबेर, या जो भी हम लोग ब्लिंकिट वगैरह नाम ले रहे हैं, इनके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जिसका सोल्यूशन उन्होंने आइडिया लगा दिया, और उस आइडिया को हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे मार्केट में लेके आने का। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ओला उबेर के बारे में बात करेंगे कि मुझे ट्रैवल करने का है किधर, तो ट्रैवल करने के लिए मुझे घर से नीचे उतरना पड़ेगा, बस स्टॉप तक जाना पड़ेगा, उधर बस मिलेगा या ऑटो रिक्शा मिलेगा, फिर उधर से हम लोग जाएंगे जिधर भी जाने का है, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, कितना फेयर होने वाला है पता नहीं, बराबर। वो रिक्शा कभी मिलेगा पता नहीं, जाने के बाद तुरंत खड़ा रहेगा या हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, डोंट नो। सो ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे हम लोग के पास, जिसका सोल्यूशन या आइडिया हम लोग ने बनाया कि मैं घर से उतरूंगा नहीं, मैं घर पे बैठ के ही डिसाइड कर सकता हूँ कि आज मुझे कौन सा कैब मिलने वाला है, कितने बजे वो इधर आएगा तो मैं नीचे उतरूंगा, एंड वो कितना टाइम लगेगा उधर जाने के लिए, कितना पैसा लगेगा, ये मैं पहले ही डिसाइड कर सकता हूँ। उसके बाद ही मैं बुक करने का नहीं करने का, जाने का नहीं जाने का, वो बाद में डिसाइड। सो दैट मीन्स इन एडवांस आई कैन नो व्हाट आर द सिनारियोस, दैट इज द आइडिया। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जोमेटो है या ब्लिंकिट है या जो भी जेप्टो एप्लीकेशन है, दीज आर द आइडियाज। स्टार्टअप हम लोग बोल रहे हैं कि आज मेरे पास आइडिया है, पैसा नहीं है जाने दो, उसके बारे में नहीं बात कर रहे, हम लोग बोल रहे आइडिया है हम लोग के पास, और ये आइडिया किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और वो प्रॉब्लम ऐसे हम लोग मार्केट में इधर उधर घूम के आइडेंटिफाई किया, समझा हम लोग ने कि ये प्रॉब्लम है, और इसके लिए लोग बहुत सारे सर्वाइव कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ये लोगों ने नाम दिया है स्टार्टअप। क्योंकि स्टार्टअप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज जस्ट एन आइडिया जिसको मैं आगे लेके जाऊंगा, कब कोई इन्वेस्टर मिलेगा तो, क्योंकि मेरे पास बस आइडिया है, पैसा नहीं है, एंड बिजनेस चालू करने के लिए पैसा लगता है, राइट। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आइडिया है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा कि आइडिया बताने के बाद जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्टर रेडी हो जाएगा कि चलो तुम लोग का आइडिया बहुत अच्छा है, आई विल इन्वेस्ट सम मनी,
तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा एंड फिर वो स्टार्टअप से फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक का रास्ता ट्रैवल करेगा। तो ऐसे इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारे लाखों स्टार्टअप चालू होते हैं एवरी ईयर। फ्यू नंबर ऑफ स्टार्टअप्स गेट्स प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज 1 साल के बाद भी दिखते हैं, नहीं तो 1 साल में ही बंद हो जाते हैं। फिर 1 साल के बाद दिखते हैं, उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ टाइम जाने के बाद फिर वो पॉपुलर हो जाते हैं, जिनका नाम हम लोग सुन पाते हैं, जो भी हम लोग अभी सुन रहे, जोमेटो या जो भी नाम बोल रहे। ठीक है, अमेजोन भी कभी तो स्टार्टअप था, जो हम लोग अमेजोन का अपना स्टोर बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन स्टार्टअप में एक कॉमन पार्ट है, तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा, एटलीस्ट जो अपकमिंग अभी आ रहे हैं, जोमेटो बोलो या ओला उबर, मुझे क्या करने का है, बस एक सॉफ्टवेयर बनाने का है, है ना। आज मैं बोल रहा हूँ ओला उबेर का एप्लीकेशन, समझो एक एग्जांपल जिसने भी बनाया, उसने क्या किया, उसके आइडिया को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया, ऐप। उसके पास कोई भी कार नहीं है, है ना। पैसा कौन देने वाला है, जिसको बुक करने का है, दैट इज कस्टमर। कार किसका है, वो किसी और का है। व्हाट इज माई, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर। जिसको आने का है ओला उबेर के लिए, वो मेरे सॉफ्टवेयर पे आएगा। जिसका ऑटो है या रिक्शा है या जो भी कार है, वो भी इधर ही आएगा। दोनों को बस कनेक्ट होना है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड दे कैन इंटरचेंज द इंफॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स मनी। इसमें से कुछ परसेंटेज में मेरे पास रखूंगा, बाकी जाएगा ड्राइवर के पास, है ना। जोमेटो के पास कितना होटल है, एक भी होटल नहीं है। इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन आइडिया, जिसको खरीदने का है वो जाएगा जोमेटो के ऊपर, जिसका होटल है वो भी आएगा जोमेटो के ऊपर, दोनों बस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन, एंड दैट्स इट। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टार्टअप। सो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिदम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टोरी अगर मेरे पास है, तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा एल्गोरिदमिक फॉर्मेट में। एल्गोरिदमिक फॉर्मेट मींस हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज मेरे पास मूवी का स्टोरी है, पूरा मुझे पता है क्या मूवी बनाना चाहिए हम लोग को, लेकिन फिर उसको मैं एक राइटर को दूंगा और उसको बोलूंगा अभी तू स्टेप बाय स्टेप उसको डॉक्यूमेंट कर। मैंने तो बस क्या बताया, मूवी का इन्फॉर्मेशन दिया, मे बी वो 10 लाइन का होगा या 15 लाइन का होगा कि ऐसा मूवी हो सकता है, लेकिन वो 3 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इट हैज टू बी अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जहां पे हम लोग पहला क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर सस्पेंस आएगा, फिर क्या आएगा, वगैरह वगैरह हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसको। दैट इज कॉल्ड एज एन एल्गोरिदम। बट एल्गोरिदम का एक प्रॉब्लम है, एल्गोरिदम हम लोग लिखेंगे, लेकिन वो एल्गोरिदम तुम लोग को कम से कम टाइम में आउटपुट देना चाहिए, तो तुम लोग का एल्गोरिदम सही है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, हम लोग का टारगेट है कि बस प्रोग्रामिंग सीखने का है, कैसे भी करके जॉब मिलना चाहिए। लेकिन मार्केट में जॉब 3 लेवल पे डिसाइडेड है। 3 लेवल मीन्स देर आर लेवल 1 कंपनीज, देर आर लेवल 2 कंपनीज, देर आर लेवल 3 कंपनीज, लेवल 4 भी है जो मैं बोलूंगा स्टार्ट लेवल पे ही, सेल्फ फंडेड, स्टार्टअप नहीं बोल सकते। सो मेरा अगर सिलेक्शन टीयर 3 या टीयर 4 कंपनीज में होने वाला है, तो वो लोग बस बोलेंगे चलो आ जाओ इंटरव्यू के लिए, इफ एल्स आता है, फॉर लूप आता है, लैंग्वेज का थोड़ा नॉलेज है, सिंटैक्स आता है, जस्ट आ जाओ, तुम लोग का इंटरव्यू है, इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद तुम लोग को फाइनल करेंगे। टीयर 2 कंपनीज, टीयर 1 कंपनीज बोलेंगे आएंगे तुम लोग के पास इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो लोग प्रोग्रामिंग नहीं पूछेंगे तुम लोग। उनका क्लियर है कि प्रोग्रामिंग तो तुम लोग को आ जाएगा, अगर तुम लोग अंदर आ जाओगे तो। तुम लोग को आना चाहिए कि मैं अगर एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एक लॉजिक बना रहा हूँ, समझो फैक्टोरियल, तुम लोग को बोला मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखो, लिख सकते हैं सब लोग 3-4 लाइन तो उसको हम लोगों ने रन किया, समझो उसका टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स। मैं बोलूंगा एज अ टीयर 2 कंपनी या टीयर 1 कंपनी, सेम तुम लोग को वापस लिखने का है, बस आंसर आना चाहिए मे बी 1 सेकेंड, बराबर। तो तुम लोग का जर्नी क्या चालू हो जाएगा, अरे 5 सेकेंड में तो हम लोग लेके आ रहे हैं, वही फैक्टोरियल का पुराना कोड फॉर लूप लगाओ, 0 से लेके वगैरह वगैरह करो, आंसर आ जाता है करेक्ट, लेकिन अभी मुझे वो 5 सेकेंड में नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इट इन 1 सेकेंड। फिर तुम लोग का प्लानिंग शुरू हो जाता है कि प्रोग्रामिंग नहीं करने का। अभी मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा ना तुम लोग को, तो वो प्रोग्रामिंग करने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला अभी तुम लोग उसका एल्गोरिदम बनाओ, सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट करो कि तुम लोग को कैसे उसको 1 सेकेंड में लेके आने का है। तो तुम लोग सोचना चालू करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एन एल्गोरिदम। प्रोग्रामिंग तो आता है तुम लोग को, सोचने के बाद तुम लोग का डिसाइड हो गया कि पहला क्या करने का, उसके बाद क्या करने का, उसके बाद तो प्रोग्रामिंग तो तुम लोग लिखोगे, इफ एल्स प्रिंटफ वगैरह वही तो करने का। तो हम लोग जो ये सब्जेक्ट चालू करने वाले ना, इसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे प्रोग्रामिंग तो आता है, उसी के लिए हम लोग सेम 2 सेम 3
प्रोग्रामिंग था हम लोग को, ठीक है। फिर हम लोग ने उसमें एड ऑन किया, चलो प्रोग्रामिंग आता है, 5 सेकंड का काम हो रहा है अभी। अभी उसमें हम लोग थोड़ा सा है ना डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने के बाद भी वो 1 सेकंड तक नहीं पहुंचेगा, उसको हम लोग मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हैं 3 to 2 सेकंड्स में बोलूंगा। एंड देन तुम लोग जब एल्गोरिदम लिखोगे ना, जो ये सब्जेक्ट हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे तुम लोग एल्गोरिदम भी लिखा जाएगा और उसका एनालिसिस भी होगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस 3 सेकंड्स जो डेटा स्ट्रक्चर करने के बाद है उसको और 2 सेकंड्स हम लोग कम कर सकते हैं, दैट इज 1 सेकंड। सो दैट इज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो सब्जेक्ट में हम लोग किधर भी डिस्कशन नहीं करने वाले कि प्रोग्राम कैसे लिखने का है। प्रोग्राम तुम लोग को आता है ऐसा हम लोग एज्यूम करें कि बिकॉज वी हैव क्लियर्ड द लेवल 1 एंड लेवल 2, नाउ वी आर एट लेवल 3, जहां पे मैं टीयर 4 एंड टीयर 3 कंपनी के लिए नहीं जाने वाला, मैं जाने वाला हूँ 1 and 2 कंपनी के लिए। तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, हम लोग जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ही डिस्कस करने के हम लोग, ठीक है। वो सब प्रॉब्लम्स तुम लोग कोई भी टीयर 1 कंपनीज के इंटरव्यूज में देखने के लिए सुनने के लिए मिलेगा तुम लोग को, जब तुम लोग सर्च करोगे इधर। तो जो फेमस प्रॉब्लम है डिवाइड एंड कनकर अप्रोच होता है या ग्रीडी अप्रोच होता है या तुम लोग का स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, जो भी नाम हम लोग इधर लेंगे वही प्रॉब्लम मार्केट में पूछ रहे हो लोग। बस आपको सिनारियो अलग अलग है, कोई बोल रहा है फैक्टोरियल करो, कोई बोल रहा है फिबोनाची निकालो, कोई बोल रहा है आर्मस्ट्रांग करो। करने का क्या है, उसका पैटर्न, उसका स्टाइल, उसका एल्गोरिथम होगा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो जब मैं ये स्टार्ट करूंगा तब मैं एनालिसिस चालू करूंगा उस एल्गोरिथम के बारे में, और एनालिसिस मुझे बताएगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करने का है, इसको हम लोग लिखेंगे एल्गोरिथमिक स्टाइल में। एंड जैसे ही डिसाइड हो जाता है फिर तुम लोग का नेक्स्ट लेवल बनता है प्रोग्रामिंग, जो सबसे लास्ट लेवल है। तो प्रोग्रामिंग बोलेंगे तो इनपुट दे दो, आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। सो उसमें से आई थिंक 2 स्टेजेस हम लोग के पास ऑलरेडी है, लास्ट सेमेस्टर एंड उसके पहले वाला सेमेस्टर। नाउ दिस इज द लास्ट सेमेस्टर जहां पे तुम लोग को ये लास्ट टॉपिक एड करना है। उसके बाद हम लोग क्या चालू करेंगे, तो बाकी तुम लोग के एक्स्ट्रा जो अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आईओटी, पाइथन एंड देन बाकी सब्जेक्ट जो आएगा तुम लोग का उसके बारे में, तो इधर तुम लोग का प्रोग्रामिंग एंड हो जाएगा। और दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, हम लोग एल्गोरिदम ही लिखने वाले, ठीक है। सो एल्गोरिदम लिखने का है तो एल्गोरिदम का थोड़ा सा रिविजिट होना चाहिए, वापस कैसे लिखने का, इसके लिए मैं थोड़ा एल्गोरिदम वापस इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस हम लोग के पास है, अच्छा ये टॉपिक रहेगा हम लोग का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग के पास है, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टडी किया, मैंने एल्गोरिदम बनाया, उसके बाद जब मैं ये स्टेज पे जा रहा हूं ना तब मुझे डिसाइड करना होता है कि इसमें से कौन सा सुटेबल टेक्नोलॉजी मेरे लिए सिलेक्शन में होना चाहिए, फिर वो डिसीजन होता है। इधर तक कुछ डिसीजन नहीं होगा कि तुम लोग का कौन सा प्रोग्रामिंग, हम लोग एंटर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ जावा डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ पाइथन डेवलपर। अंदर जाने के बाद मे भी हम लोग जावा पे काम करेंगे, मे बी सी शार्प पे काम करेंगे, मे बी एंड्रॉइड पे काम करेंगे, वो सब हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग को एंट्री मिलना इंपॉर्टेंट है। एंट्री मिलने के बाद उस कंपनी के पास हमेशा जावा वाले ही प्रोजेक्ट आएंगे, ऐसा होता है मैक्सिमम चांस। लेकिन कभी कभी एंड्रॉइड वाला प्रोजेक्ट आ गया तो वो शिफ्टिंग तो करते ही है वो लोग, बिकॉज व्हाट इज कंपनी, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो काम टाइम पे करके देंगे, और उनको सफलिंग तो करने का ही है। मेरे पास आज एक प्रोजेक्ट आ रहा है, लाइव सिनेरियो कैसे होता है, हम लोग कुछ टाइम के बाद ट्राई करेंगे हम लोग को कैंपस में सिलेक्ट होने का, बराबर ना, इतना तो टारगेट रहेगा हम लोग का, कैंपस प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होता है कैंपस प्लेसमेंट में, जितने भी मेंबर सिलेक्ट होते हैं वो सब लोग किधर जाते हैं स्टार्टिंग में, बेंच के ऊपर। नाम सुना है बेंच, व्हाट इज मीन बाय बेंच, ऐसा बेंच पे नहीं बिठाएंगे उधर, ठीक है, नाम बेंच है। हम लोग वहां पे जाएंगे ऑफिस में, ठीक है, दबा खाएंगे, घर पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज बेंच। दैट मीन्स मैं कुछ काम नहीं कर रहा उधर जाके, मैं जस्ट जा रहा हूँ, टिफिन खा रहा हूँ, रिटर्न घर पे आ रहा हूँ। ऐसा कुछ टाइम तक चलते रहेगा। कुछ टाइम के बाद उनके पास प्रोजेक्ट आते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आने के बाद वो लोग मेंबर ढूंढने के लिए चालू नहीं करेंगे। अरे प्रोजेक्ट आया है, कितने लोग चाहिए, 10 लोग हायर करने के लिए, सब वेबसाइट पे जाओ, लोगों को बुलाओ, इंटरव्यू ले लो, फिर फाइनलाइज करो, उसमें टाइम जाता है। वो लोग पहले से ही लोग हायर करके रखेंगे। सो दैट प्रोजेक्ट आया, बेंच में कितने लोग हैं, 100 लोग, सबको फिर ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, 10 दिन का ट्रेनिंग। इस 10 दिन के ट्रेनिंग में जो भी तुम लोग ने नॉलेज लिया वो इट इज अबाउट प्रोजेक्ट, ठीक है। 10 दिन के ट्रेनिंग में जो भी तुम लोग ने नॉलेज लिया वो इट इज अबाउट प्रोजेक्ट। 10 दिन के ट्रेनिंग में 10 लोग 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 10
कि ऐसा प्रोजेक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि प्रोसेस सबसे पहले पता होना चाहिए। एंड फिर नेक्स्ट स्टेज होता है, प्रोजेक्ट तो मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर तुम लोग का एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जितने लोग क्लियर करेंगे उनका क्राइटेरिया, उतने लोग उस प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। एंड क्राइटेरिया सिंपल होता है, मुझे 10 ही लोग चाहिए, इधर 60 लोग बैठे हैं, तो मैं तो 10 टॉप लोगों को ही सिलेक्ट करूंगा जिनका मार्क्स अच्छा है, बाकी लोग वापिस बेंच पे। दूसरा कोई प्रोजेक्ट आएगा, फिर उनको वापस ट्रेनिंग दिया जाएगा, पहले वाले 10 गए आगे, वो निकल गए। उसके बाद वापस सेकंड प्रोजेक्ट आया, फिर उसमें से 10 लोग निकल गए, फिर 10 लोग, ऐसे करते करते 6-7 महीने में बाकी जो बचे हुए हैं उनका किधर भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, मीन्स प्रोजेक्ट के ऊपर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उनको मे भी घर पे जाना पड़ा। तो बेंच वाला ये जो क्राइटेरिया है ना, ये कम से कम होता है कभी भी। हम लोग मैक्सिमम 6 मंथ 4 मंथ्स ही बेंच पे रहते हैं, उसके बाद किसी ना किसी प्रोजेक्ट को टैग होना है, तो कंपनी खर्चा नहीं उठाएगी, तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, आ रहे हो जा रहे हो बस। ठीक है, तो ठीक है, ये तो दूर वाला पार्ट है, लेकिन बहुत टाइम है उसके लिए। यस, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैंपस ही हम लोग का ऑप्शन है, ऐसा सोच के मत बैठो। कैंपस में जाएंगे हम लोग, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग का ऑफर लेटर आ जाता है, फिर हम लोग एग्जाम देते हैं फाइनल ईयर का, उसके बाद ऑफर लेटर आता है लेकिन ज्वाइनिंग आता ही नहीं। हम लोग रुके हुए क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट नहीं आया। जो पहले लोग बेंच पे है वो अभी भी बेंच पे, तो नए लोगों को वो लोग नहीं लेंगे। वो लोग सोचते हैं कि हाँ चलो नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ 4-5 प्रोजेक्ट आएंगे, ये 100 लोग खाली हो जाएंगे, और मुझे 100 लोग लेने हैं, उसका ऑफर लेटर मैंने रिलीज कर चुका है, लेकिन यही खाली नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट ऑफर लेटर नहीं आता, ऐसे भी सिचुएशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम है हम लोग का एप्लीकेशन के बारे में। तो मैं बोल रहा था एप्लीकेशन बनाने का है तो मुझे लैंग्वेज सिलेक्शन करना पड़ेगा, एंड लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाने का है, तो सॉफ्टवेयर 2 पार्ट में होगा। कौन सा 2 पार्ट? एक मैं बोल रहा हूं कि एप्लीकेशन बन रहा है, वो वेब एप्लीकेशन है जो www के ऊपर चलेगा, या मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन बन रहा है जो मोबाइल एप्लीकेशन है, बराबर, जो मोबाइल पे चलेगा, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो एप्लीकेशन अगर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलाने का है तो मुझे डॉट एंगुलर एंड्रॉइड इसमें से कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा जो हम लोग चलाएंगे। तो सोच समझो मैं एंड्रॉइड, फिर ये तो एप्लीकेशन एंड्रॉइड बोल रहे हैं ना, तो एंड्रॉइड कुछ नहीं है, एंड्रॉइड बस फ्रंट एंड लैंग्वेज है जिसमें हम लोग XML XAML में कोड लिखते हैं। उसमें बस डिजाइनिंग होगा, कलरफुल होगा, पिक्चर दिखेगा, लोगो आएगा, बट कोड इधर नहीं होगा। कोड कनेक्ट करने के लिए हम लोग को API बनाना पड़ता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन का एंड प्रोग्राम का कनेक्शन करना पड़ता है। तो प्रोग्राम जिधर जिधर भी है, बैकएंड बोलते हैं उसको। ये प्रोग्राम if else C# .NET जावा किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इधर जावा सिलेक्ट करो, पाइथन सिलेक्ट करो, .NET करो, या फिर Node.js करो, तीनों में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे हम लोग। प्रेफरेबली एज एन इंजीनियर मैं सजेस्ट करता हूँ कि वी कैन गो फॉर जावा, पाइथन, .NET। Node.js तो अभी जो लोग PHP बंद हो गया, उसके बाद सब लोग Node.js पे शिफ्ट हो गए, तो ये न्यू लैंग्वेज है, चल रहा है मार्केट में, अच्छा है। एपीआई के बाद फिर हम लोग को डेटा कनेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा डेटाबेस के पास। फिर डेटाबेस में नाम आता है तुम लोग का SQL सर्वर, MySQL, Oracle, MongoDB, DBScript, जो भी है पोस्टग्रेड वगैरह। तो फिर ये लैंग्वेज इधर आएंगे, तो तीनों टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन होगा उस टाइम पे। तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, एल्गोरिथम हो गया, तो मेरा फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या होना चाहिए? एंड्रॉइड होगा अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को पता है आज के टाइम पे हम लोग दोनों एप्लीकेशन चलाते हैं, है ना। हॉटस्टार इधर भी दिखता है, उधर भी दिखता है, उधर दिख रहा है वो मोबाइल एप्लीकेशन है, इधर दिख रहा है वेब एप्लीकेशन है। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिधर भी हम लोग के पास एक्सेस नहीं है तो हम लोग मोबाइल में प्रेफर करते हैं, लेकिन घर पे जाएंगे आराम से देखने का, तो वी वांट अ बिगर स्क्रीन, so that time we will require this, and for this we have a front end application. So either we can design in HTML, React, Angular, TypeScript, Vue.js, बहुत सारे आ रहे हैं अभी मार्केट में। ये लोग होने दो या ये लोग होने दो, ये दोनों बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करेंगे थ्रू API, और API लिखने के लिए भी लैंग्वेज लगता है, यही लैंग्वेज जो इधर ही बोला है मैंने, जावा, .NET, जो भी यही लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग।
तो कॉमनली ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि चलो हम लोग को दोनों पता करने का, सब्जेक्ट तो चालू हो ही रहा है, लेकिन ये भी पता करने का कि क्या सीखने का है हम लोग को। ठीक है, लोग बोलते हैं नहीं सब आना चाहिए, जावा भी आना चाहिए, पाइथन भी आना चाहिए। नॉट नेसेसरी। हम लोग को एंट्री करने के लिए एक लैंग्वेज सफिशिएंट है, इधर जावा, .NET या पाइथन। एक लैंग्वेज से हम लोग ने एंट्री कर लिया कंपनी के अंदर, फिर प्रोजेक्ट जो आएगा वो हम लोग कर सकते हैं। वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। आज मैं जावा के लिए अंदर गया, जावा के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मे बी 1 साल के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको C# जरूरी है, तो वो लोग ट्रेनिंग अरेंज करेंगे, मे बी 6-7 डेज का या मे बी 1 मंथ का। वो लोग ही ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग को बस बैठना है, जैसे ऑफिस में जाते हैं वहां पे जाना है, सीखना है, एंड उसके बाद प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाता है, तो सीखते सीखते और नया लैंग्वेज भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, हम लोग को बस एक लैंग्वेज सीखने का है। उसके बाद मार्केट में कौन सा भी नया लैंग्वेज आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग को पता है, सीखने के लिए सबसे बेसिक C++, जिसको हम लोग OOP बोलते हैं। तो OOP में जावा करो या OOP में कुछ भी करो तुम लोग, एंड देन कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस ये तीनों हो गए, दैट मीन्स हम लोग का काम हो गया। फिर इसके बाद तुम लोग कोई भी लैंग्वेज चालू करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही है। रिएक्ट ढूंढने के लिए जाओ, एंगुलर ढूंढने के लिए जाओ, टाइपस्क्रिप्ट, Vue.js खोलने के बाद सब वही है। इफ एल्स, वेरिएबल क्रिएट करना है, इंटीजर एरे बनाने का है, स्ट्रक्चर क्रिएट करने का है, वही सब बात करेंगे। ठीक है, सो हम लोग को ये सब करने का है, लेकिन कौन से स्टाइल में, इधर तक। ये वाला स्टेज हम लोग जाएंगे नहीं, एटलीस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जो भी प्रॉब्लम्स तुम लोग के सामने रखने वाला हूं, जिसके ऊपर तुम लोग को सोचने का है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो मार्केट में बहुत सारे पॉपुलर है और मैक्सिमम जगह पे यूज होते हैं, वो प्रॉब्लम्स हम लोग इधर सामने लेके आएंगे। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। तो उसका एक स्टोरी होगा, दैट इज थियरी पार्ट। उसका एक कैलकुलेशन होगा, जैसे हम लोग मैथ्स कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं कुछ प्रॉब्लम इधर तुम लोग को दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो हम लोग मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करेंगे। एंड जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, जो फॉर्मूला है, जो लॉजिक है, वही लॉजिक को हम लोग एल्गोरिदमिक स्टाइल में लिखेंगे भी। तो हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, वो तुम लोग को एल्गोरिदम लिखने के लिए नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें बोलेंगे एल्गोरिदम लिखो, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें प्रॉब्लम दिया है ना, उसको सॉल्व करो मैथमेटिकली, लॉजिकली, एंड कंप्लीट करो। बस क्वेश्चन है, उसका आंसर है, वो सॉल्व करने का। कुछ प्रॉब्लम आएंगे जिसमें तीनों स्टेजेस है, कि वो लोग बोल रहे हैं इस प्रॉब्लम का स्टोरी भी बताओ, थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करो, एंड उसका एल्गोरिदम भी लिखो। ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ वी विल रिक्वायर बेसिक एल्गोरिदम। तो मैं थोड़ा पार्ट आज एल्गोरिदम का क्लियर करूंगा, सो दैट हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, हर एक का एल्गोरिदम में लिखूंगा। ठीक है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है उसका स्टोरी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना। So what is algorithm? We are already aware, but yes, we will revisit. What is algorithm? Is step by step instruction written in human understandable language या नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। अभी हम लोग को स्टोरी ही लिखने का है, बस हम लोग को सिक्वेंशियली लिखने का है कि हम लोग उस सॉफ्टवेयर को या उस लॉजिक को बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैनर। बट वो जो लैंग्वेज है वो कौन सा भी होना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज। तो नेचुरल में बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, हम लोग सीडो कोड में लिख सकते हैं। सीडो कोड मीन्स क्लोज टू प्रोग्रामिंग बट नॉट अ प्रोग्रामिंग। हम लोग असेंबली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, असेंबली माइक्रो प्रोसेसर वाला जो लैंग्वेज आता है। तो तुम लोग को पता है कि नहीं, सीडो कोड बोलेगा तो जिसमें हम लोग लिखते हैं इफ एल्स, जैसे भी आता है ब्रैकेट में, वैसे तुम लोग नेचुरल लैंग्वेज तो इंग्लिश में लिखेंगे, तो जैसे लिखो इफ देन वगैरह। जैसे भी असेंबली लैंग्वेज में लिखना है तुम लोग को, तो बताना पड़ता है, हर एक इंस्ट्रक्शन तुम लोग याद रखना पड़ेगा। मूव A to B, स्टोर के लिए STO आता है, जो भी तुम लोग का इफ एल्स कंडीशन है उसका एक लिखने का स्टाइल है। सो अलग अलग स्टाइल में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जनरली सबका इंटेंशन है कि उसने सीक्वेंस डिफाइन करना चाहिए। तो सीक्वेंस तो डिफाइन कर लेंगे, लेकिन देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज जो उस एल्गोरिदम में होना चाहिए। चलो, तो हम लोग सोच रहे कि चलो एल्गोरिदम लिखने का। प्रॉब्लम पता चल गया, मैंने बोला कि फैक्टोरियल
निकालने का है तुम लोग को। चलो फैक्टोरियल का कोड आता है तुम लोग को, इफ एल्स सब आता है तुम लोग को। पहला है कि एल्गोरिदम बनाओ। सो एल्गोरिदम बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज तुम लोग को फॉलो करना है। जैसे एल्गोरिदम में इनपुट क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए, दैट मीन्स क्लियर इंडिकेशन फॉर नंबर ऑफ इनपुट, टाइप ऑफ इनपुट, दैट मीन्स जो इनपुट आने वाला है वो एरे है क्या, स्केलर वैल्यू है क्या, पॉइंट वाला वैल्यू है क्या, स्ट्रिंग है क्या, उसका क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए। एंड जो आने वाला आंसर है उसमें कितना इनपुट आने वाला है। आउटपुट क्लियर इंडिकेशन अगेन आई विल से for number of output. So minimum one output is expected for every algorithm you will run. कोई भी algorithm तुम लोग लिखोगे उसका एक तो आउटपुट आना चाहिए। So minimum one output is expected with same कौन से टाइप का है and number of output जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो भी एल्गोरिथम लिखा जाएगा उसमें तुम लोग इंग्लिश यूज करोगे तो देयर शुड नॉट बी अ कंफ्यूजन, नॉन एम्बिगिटी बोलते हैं हम लोग। कंफ्यूजन मींस तुम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी कोई भी बोलो, एक लैंग्वेज एक वर्ड बोलेंगे हम लोग उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। algorithm should have definite number of steps, means algorithm किधर ना किधर जाके एंड होना चाहिए। तुम लोग का मे बी 4 लाइन का होगा, 10 लाइन का होगा, एक पेज का होगा, इट शुड हैव अ लिमिट। It should not be never ending. And last important line, algorithm should be efficient। जो हम लोग का टॉपिक का पार्ट है कि मैं एल्गोरिदम लिखा है लेकिन वो कम से कम टाइम में कम से कम मेमोरी लेके आउटपुट लेके आएगा, तो मैं उसको इफिशिएंट एल्गोरिदम बोलूंगा। सो विथ लेस टाइम एंड लेस स्पेस, तो एल्गोरिदम क्या हो गया, इफिशिएंट हो गया। सो मैं तुम लोगों को आज एल्गोरिदम कैसे लिखने वाले हम लोग उसका एक सिंटैक्स बताऊंगा, जिसमें हम लोग को एल्गोरिदम कैसे लिखने का है एक बार देखेंगे। ठीक है, तो सिंटैक्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होगा हेडर वाला सेक्शन, एक होगा बॉडी वाला सेक्शन। देयर इज नो फुटर। फॉर एग्जांपल हेडर क्या होगा, देखो जब भी तुम लोग एल्गोरिदम लिखोगे उसका सिंटैक्स ऐसा है, एल्गोरिदम फॉलोड बाय नेम ऑफ एन एल्गोरिदम। विद ब्रैकेट इनपुट पैरामीटर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, जिसमें उस एल्गोरिदम का एक मिनिमम वन लाइन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कमेंट, नंबर ऑफ इनपुट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नंबर ऑफ आउटपुट उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम।
ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट इनपुट, सेम इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्ट ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद तुम लोग का बॉडी ऑफ एल्गोरिथम विल कंटेन नंबर ऑफ स्टेप्स, जो हम लोग बोलने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर नहीं दिया तो भी चलेगा, जैसे हम लोग पुराने स्टाइल में देते थे, इधर स्टेप नंबर नॉट रिक्वायर्ड, कंपलसरी नहीं है। ये स्टाइल में तुम लोग को एल्गोरिथम लिखने का, कोई भी एल्गोरिथम हम लोग आज इस सब्जेक्ट में चालू करेंगे तो ये स्टाइल में होगा, हेडर एंड फुटर। तो ये कॉपी करने के बाद हम लोग 2 या 3 एल्गोरिथम लिख के देखते हैं उसको कैसे करने का हम लोग को एग्जीक्यूट। हेडर में नहीं, वो तो मैंने सिंटैक्स बताया। हेडर क्या होगा, तो हेडर ये होगा, बॉडी क्या होगा, तो ये होगा। कमेंट्स, हाँ, वो कंपलसरी, वो एल्गोरिथम में रहेगा। अभी हम लोग इस सब्जेक्ट में जो एल्गोरिथम लिखेंगे वो इसी पैटर्न में आएगा, पुराना वाला पैटर्न नहीं यूज कर। करते आगे। एल्गोरिथम लिखने का स्टाइल तो हम लोग ने पता कर लिया। नाउ एक दो एग्जांपल करते हैं। नाउ एल्गोरिथम चालू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट यूज करेंगे। कंपाउंड मीन्स मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जिसके लिए हम लोग को करली ब्रैकेट अगर यूज करना पड़ा तो हम लोग लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग को ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे, ऑल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस तो है ही हम लोग के लिस्ट में, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू assign data we will use arrow operator। ठीक है, जैसे ए के पास 3 वैल्यू असाइन होना चाहिए, ऐसे। रीड डेटा, ये तुम लोग रीड ये वर्ड स्पेसिफाई करोगे एंड डबल कोट में जिसके पास जाना चाहिए उसका आंसर, तो जैसे रीड ए, और यू कैन से इनपुट ए। सिमिलरली हम लोग को आउटपुट भी देने का है, जिसको हम लोग राइटिंग का डेटा बोलेंगे, जिसके लिए मैं रीड लिखा है तो इधर मैं राइट लिखूंगा, एंड जो भी आंसर डिस्प्ले करने का वो इधर हम लोग लिख सकते हैं, और आई कैन से आउटपुट। देन इफ एल्स अगर यूज करना पड़ा, तो उसका लिखने का स्टाइल रहेगा इफ कंडीशन, जो भी आएगा तुम लोग का, उसके बाद देन लिखने का, जो बॉडी है, एंड देन एंड, ये लिखना पड़ेगा तुम लोग को। वाइल अगर यूज कर रहे हो, वाइल तुम लोग को लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो कंडीशन, उसके बाद डू लिख के बॉडी एंड एंड लिखने का तुम लोग। फॉर स्टेटमेंट अगर किधर यूज करते हैं हम लोग एल्गोरिथम में,
फॉर लिखने गए, जो वैल्यू स्टोर होने वाला है उसका वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्टार्ट किधर से करने गए, टू, एंड किधर करने गए, बाकी करली ब्रैकेट लिखो नहीं लिखो, बॉडी इधर आ जाएगा, इसमें एंड नहीं है, ठीक है, एंड बोलेगा तो ये एंड, स्टार्ट और एंड इधर हम लोग बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, जैसे हम लोग इतने टाइम से फैक्टोरियल डिस्कस कर रहे हैं, फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे हम लोग। सो एल्गोरिदम लिखने का मैंने बोला हेडर होगा एंड बॉडी होगा। हेडर में तुम लोग को कंपलसरी एल्गोरिदम फॉलोड बाय एल्गोरिदम को एक नाम देने का है, समझो फैक्ट। फिर उस एल्गोरिदम को कैलकुलेशन करने के लिए, काम करने के लिए कुछ इनपुट आने वाला है, तो वो स्पेसिफाई करो ब्रैकेट के अंदर। देन कंपलसरी तुम लोग को डिस्क्रिप्शन लिखने का है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम। वो तो सिंपल है, तुम लोग को क्वेश्चन में बताया हुआ है। दिस एल्गोरिदम विल फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर। इनपुट algorithm will accept input n, output will be factorial of n, जो n हम लोगों ने एंटर किया उसका फैक्टोरियल बनेगा। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप नंबर नहीं लिखा तो भी कंपलसरी नहीं है इधर हम लोग को प्रोसीजर बताने का। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग को इनपुट हम लोग के पास आया हुआ है, पता ना, तो बस हम लोग को काम चालू करने का डायरेक्ट। तो इनपुट हम लोग लिखते थे या प्रिंट एंटर नंबर, वो सब लिखने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एनालिसिस मैटर करेगा अभी। तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग को डायरेक्टली लॉजिक के ऊपर जाने का। एंड मेरे पास लॉजिक है जो मैंने सोच रखा है, इफ n is equal to 1 then return 1, else f is equal to n into fact of n minus 1, return f, end, बस खत्म, फैक्टोरियल खत्म। अभी इधर अगेन कंफ्यूजन स्टार्ट होगा क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं करते। मैंने पहले बोला हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले, प्रोग्रामिंग हम लोग को आता है। फैक्टोरियल एक्चुअली कैसे निकालने का ये एक्सप्लेन होना चाहिए, मैंने सॉल्व करके दिखाना चाहिए मैथमेटिकल स्टाइल में, फिर हम लोग एल्गोरिदम आएगा, ठीक है। लेकिन ये वेल नोन प्रॉब्लम है इसलिए मैंने डायरेक्ट चालू किया। लेकिन जब मैं स्टार्ट करूंगा तुम लोग को बताऊंगा हाँ डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करने का है, एंड देन फिर हम लोग इस लेवल पे जंप करेंगे। अभी ये पता है लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम लोग कोई भी नंबर एंटर करोगे जिसका फैक्टोरियल निकालने का है तो लॉजिकली चेक होगा 4 is equal to 1, वो बोलेगा नो। 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए फैक्ट फंक्शन को 4 minus 1 that is 3, तो फैक्ट मींस इसी के पास और एक वैल्यू पास होगा 3, फिर सेम चेकिंग होगा 3 is equal to 1, बोलेगा नो, फिर इधर आएगा 3 into फैक्ट ऑफ n minus 1, 3 minus 1 2, फिर इसी को वापिस पास होगा 2 is equal to 1, बोलेगा नो, अगेन आएगा 2 into फैक्ट ऑफ 2 minus 1 that is 1, एंड अगेन हम लोग इसी को पास करेंगे 1। तो जब 1 आएगा ना n के पास, इधर अगेन चेकिंग होगा 1 is equal to 1, कंडीशन ट्रू, रिटर्न क्या जाएगा 1, रिटर्न किसके पास जाएगा जिसने उसको 1 पास किया था, तो ये 1 रिटर्न जाने वाला है इसके पास, तो इधर 1 चला जाएगा, 1 into 2 आंसर किधर स्टोर होगा f में, फिर ये 2 रिटर्न जाएगा किसके पास जिसने इसको 2 पास किया था, इसके पास जाएगा ये आंसर। 2 into 3 6 अगेन f में स्टोर होगा, ये 6 रिटर्न जाएगा किसके पास जिसने उसको 3 पास किया था,
इसके पास 6 इंटू 4 24 एफ में जाएगा एंड ये 24 रिटर्न जाएगा जिसने और का फैक्टोरियल पूछा था। फाइनली तो आंसर वही आने वाला है, बस हम लोग रिकर्शन स्टाइल बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को एओए के बारे में सोचने का है। नॉर्मल स्टाइल नहीं चलेगा, इधर हम लोग को टाइम रिड्यूस करने का है ना, तो रिकर्शन ही चलेगा। सो इफ एल्स का एक एग्जांपल दे दिया मैंने। सेम फॉर लूप वाला एक एग्जांपल लेते हैं ये कॉपी करने के बाद तुम लोग, ठीक है, कोई भी एग्जांपल। हाँ अभी जरूरत नहीं है क्योंकि एन इधर आ गया ना, कुछ प्रोग्राम आएंगे जिसमें रीड करना पड़ेगा, उसमें लेंगे। इनपुट उधर आ रहा है ना पैरामीटर से, तो रीड नहीं लिया मैंने। नॉट रिक्वायर्ड, हाँ स्टार्ट बीट याच्यात नाही येणार काय, हे लिहिले तर चालेल, ऑप्शनल आहे, ऍडिशनल आहे ते, बट नॉट रिक्वायर्ड। वरती म्हणजे एफच्या तिथेच, हा हा चालेल ना। ऑप्शनल ते स्टेप नंबर लिहायचं ना, स्टेप 1 स्टार्ट एंड, ते ना नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शनल आहे, लिहिलं तर चालेल नाही लिहिलं तरी चालेल। आपण नाही इनपुट डिक्लेअर करतो फक्त येते म्हणून, बाकी आउटपुट इज नॉट रिक्वायर्ड, ते तुम्ही सांगणार। नहीं वो डिस्क्रिप्शन नाम लिखो, वो डिसाइड नहीं होता कौन आउटपुट है कौन डिस्क्रिप्शन है, तो वो लिखना पड़ेगा। कोलन नहीं डाला ऐसा कुछ स्पेस दे दो तो भी चलेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। डन। चलो और एक देखते हैं, फॉर लूप वाला एक सिनेरियो देख लेते हैं। सो आगे जाके हम अलग सिनेरियो जाएंगे, हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हर एक इसमें हम लोग को एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में सब क्वेश्चंस के एल्गोरिथम नहीं आते, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओनली प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने के लिए, या फिर ओनली प्रॉब्लम आएगा एल्गोरिथम लिखने के लिए, या फिर तीसरा जिसमें स्टोरी सॉल्व भी करने का है एंड एल्गोरिथम भी लिखने का। सो नेक्स्ट एल्गोरिथम फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो हम लोग ने हेडर पार्ट को पहले डिस्क्राइब करने का है। एल्गोरिथम फॉलोड बाय नेम ऑफ एल्गोरिथम, ऐड मैट्रिक्स, फिर इनपुट,
मैं 2 इनपुट कंसीडर कर रहा हूं। कमेंट में तुम लोग को डिस्क्रिप्शन टू फाइंड एडिशन ऑफ 2 n by n मैट्रिक्स, ठीक है, रो कॉलम। इनपुट क्या लगेगा इसके लिए? 2 इनपुट मैट्रिक्स A एंड B। आउटपुट क्या देंगे हम लोग? प्रोड्यूस रिजल्ट, ऐसा कुछ तो ले लो। प्रोड्यूस एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, या A एंड B लिखो। कैसे करेंगे हम लोग? तो लॉजिकली वापिस मैं बोल रहा हूं, स्टार्ट स्टॉप स्टेप नंबर इज नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल है, लिखा तो चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग ने इस प्रॉब्लम को समझा है क्या, एंड समझा है तो फिर उसका मुझे एल्गोरिथमिक स्टेप्स बताओ। तो बस वो जो लॉजिक है तुम लोग का, वो इस इधर बताने का तुम लोग को, बाकी कुछ रिक्वायर्ड नहीं है तुम लोग को। स्टेप नंबर स्टार्ट बिट, तो मुझे समझा है कि इसका काम करने के लिए मेरे पास 2 इनपुट है। डायरेक्ट लॉजिक चालू करूंगा तो फॉर इज रिक्वायर्ड, जिसमें हम लोग स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से आई, जो स्टार्ट होगा 0 से, राइट, बिकॉज आई स्टार्ट फ्रॉम 0। 2 किधर तक जाएगा? नंबर ऑफ रो n तक, हम लोग ने n बोला है, सो 0 to n, ब्रैकेट डाला नहीं डाला, इधर डू लिखना कंपलसरी है, वाइल में, फॉर में। फिर तुम लोग का आएगा एग्जैक्ट लॉजिक। तो एग्जैक्ट लॉजिक ऐसा है कि इधर 2 फॉर लगते हैं, तुम लोग को अगर याद होगा, क्योंकि हम लोग को 2 मैट्रिक्स करने का, एक रो का एक कॉलम का। उसके अंदर आंसर आएगा सी के पास, ठीक है। तो लिखने का स्टाइल ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू, फिर इसका एंड, फिर इसका एंड हो गया, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। समझने के लिए मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूं। सो ए इज ए मैट्रिक्स, B is another matrix, हर एक के पास रो कॉलम है, तो 0 1 0 1। सो आई फोकस कर रहा है रो के ऊपर, ये जो आई है रो के ऊपर, तो रो इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, आई का वैल्यू 0 है। अगेन कॉलम फोकस कर रहा है जे के ऊपर, ये कॉलम से हम लोग का, तो जे का वैल्यू भी 0 है। तो जब प्रोग्राम आएगा ए का 0 0, ए का 0 0 तो 1 है, प्लस बी का 0 0, बी का 0 0 तो 4 है, 4 प्लस 1 आंसर आएगा सी में, वो भी 0 0 लोकेशन में। तो मेरा और एक मैट्रिक्स बनेगा सी, जिसके 0 0 लोकेशन में हम लोग 5 स्टोर करेंगे, एंड ये चलते रहेगा। फिर वापिस डू है, दैट मीन्स 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 0 का वैल्यू 1, 0 का वैल्यू 1, तो ए का 0 1, ए का 0 1 होगा 2, बी का 0 1 होगा 3, आंसर आएगा 5, जो सी के 0 1 में जाके स्टोर हो जाएगा, सी का 0 1 में जाके 5। ऐसा वो चलने वाला मैट्रिक्स है ना। तो बस लॉजिक आना चाहिए, बाकी इसको एक्सेप्ट कैसे करने का वो सब कोडिंग वाला पार्ट है। तुम लोग मेमोरी कैसे बनाया, नहीं बनाया, किधर नहीं दिख रहा है, वो सोचने का नहीं है, इट इज जस्ट अ लॉजिक एल्गोरिथम। तो फॉर, इफ, एल्स एंड बाकी कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे यूज करने का उसको फॉलो करो बस। प्रिंट वगैरह नहीं, वो सब प्रोग्राम में आएगा, इधर हम लोग बस लॉजिक बताएंगे। कुठलं कुठलं ए आणि बी मॅट्रिक्स आपण इथून इनपुट मध्ये येतात, नाही आपण इथे इनपुट मध्ये डिस्क्राइब करतोय, नॉट रिक्वायर्ड। प्लस प्लस ना, नाही सिंटॅक्स आहे ना, मी मगाशी सिंटॅक्स दिलेला बघ। फॉर लूप कसा लिहायचा आहे, मेमरी असाइन करून स्टार्ट कुठून होणार, मी इथे स्टार्ट लिहिला होता,
इथं एंड लिहिलेला मध्ये 2 लिहिला होता, तसंच लिहायचं तुम्हाला. ही अल्गोरिदमिक स्टाईल आहे, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग. इनपुट आपण डिस्क्राइब करते, फक्त लॉजिक येणार. येस, करेक्ट. ओनली लॉजिक, इतना याद रखो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए. नहीं, तेरा 2 में 0 से स्टार्ट होगा ना, तो 0 and 1 हो गए 2. नहीं, हम लोग 0 से चालू करेंगे ना काउंटिंग. तू बोल रहा है 1 से चालू कर रहे हैं हम लोग काउंटिंग, तो 1 से काउंटिंग चालू कर सकते हैं. बट अगर हम लोग गेमिंग में जा रहे हैं तो फिर हमको पहला लेटर 0 आएगा, तो वो एक शिफ्ट होगा ना फॉर i to n -1. करेक्ट. अब ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. तू बोल रहा है कि मैंने मेरे रो का नंबर 1 दिया हुआ है पहला, दूसरा 2 दिया हुआ है, तो यू स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2, ऐसा भी कर सकते हैं. अच्छा, वैसे बोल रहे तू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जरूरी. हम लोग उधर लेस देन ऐसा कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं. अभी मुझे एक्सप्लेन करने का था, इसलिए मैंने 0 1 में लिखा. 1 2 इसमें भी लिख सकते हैं. एक लेवल के बाद हम लोग को एल्गोरिदम लिखने के बाद उसका परफॉर्मेंस मेजर करना पड़ेगा. सो एसिम्प्टोटिक विल मेजर efficiency of an algorithm, measuring efficiency of algorithm in space and time taken to produce आउटपुट. तो ये इफिशियंसी को ये लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड दूसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. फॉर एग्जांपल, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, सो मैं बोलूंगा एल्गोरिदम कितने स्पेस लेने के बाद आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या मुझे आउटपुट लेके आने के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, उसको मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलता हूं. तो मेमोरी स्पेस required to produce output is called space complexity.
एंड इसको मेजर करने के लिए हम लोग SN में डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय SN, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल, जो भी स्पेस लगता है ना, उसको लोग ना दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। समझो एग्जाम्पल है, मेरे पास कुछ कांस्टेंट स्पेस लगने वाला है। कांस्टेंट स्पेस मींस जो भी हम लोग मेमोरी क्रिएट करते हैं, जो भी हम लोग एरे क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट स्पेस में डिवाइड करते हैं। वेयर एरे ऑफ साइज 10, वेरिएबल एक, तो एक मेमोरी। दूसरा होता है इंस्टेंस स्पेस। इंस्टेंस मींस वो डिसाइड करेगा एरे अगर 10 टाइम्स रन होने वाला है तो मुझे 10 आंसर्स आएंगे। एरे अगर 100 टाइम्स रन होने वाला है तो एरे कितने टाइम रन होगा, ये डिपेंड होगा n के वैल्यू के ऊपर। स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन n कितने टाइम लेके जाता है उसको हम लोग इंस्टेंस स्पेस बोलते हैं। सो इट्स डिपेंड्स ऑन लूप और number of times that loop execute. एक एग्जांपल में देता हूं इधर कैलकुलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग एक एल्गोरिथम बना रहे हैं। एडिशन ऑफ टू नंबर। तो सेम फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं अभी। बाकी लॉजिक में क्या है कि मुझे आंसर को बोलने का है ए और बी को ऐड करो एंड बस इस आंसर को रिटर्न करो, बस। बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें, क्या आने वाला है। तो अगर मैं इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो आंसर स्टोर करने के लिए एक ही मेमोरी स्पेस लगने वाला है। आउटपुट को फोकस करने का हम लोग को, इनपुट नहीं। आउटपुट स्टोर करने के लिए ओनली एक स्पेस लगने वाला है। तो माय स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O1, बस ऐसा लिखेंगे। O इज अ बिग O नोटेशन जो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डेटा स्ट्रक्चर में सुना रहेगा तुम लोग ने, बिग O, बिग थीटा, बिग ओमेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में था, हम लोग ने तो नहीं लिया था ज्यादा उसको। O1 क्योंकि मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्पेस लगने वाला है, एक ही, दैट इज C। इसको अगर मैं और एक स्टाइल में लिखूं, दो एरे को ऐड करेंगे हम लोग। सो एरे ऐड करने का है, तुम लोग को पता है कि एरे में अगर 10 नंबर है तो फॉर लूप 10 टाइम्स जाएगा, है ना। सो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एरे ऐड करने का तुम लोग को, ये इधर तुम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। सो एडिशन ऑफ टू एरे
जैसे हम लोग ने फॉर लूप में लिया था, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, समझ लो। ठीक है, अभी ये n डिसाइड करेगा कि मेरा प्रोग्राम कितनी बार घूमना चाहिए। सो n नंबर अगर 5 होगा तो 5 टाइम्स चलेगा, n नंबर 10 है तो 10 टाइम्स होगा। ऐसे जो भी सिचुएशन वाले लॉजिक्स आएंगे, ठीक है, उसमें मैं बोलूंगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ एन, क्योंकि कितना आउटपुट लगेगा जितना नंबर ऑफ एरे घूमेगा। सो एरे अगर 10 नंबर ऑफ टाइम्स घूम रहा है तो मुझे O10 इज माय स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मुझे 10 मेमोरीज लगेंगे उसको स्टोर करने के लिए। सो दैट इज ON। समझो, मैं क्वेश्चन उसको थोड़ा चेंज करता हूं, मुझे इसका आंसर बताओ। मैं सम निकाल रहा हूं 1 to n नंबर का, बोलो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, कितना होगा 1, क्योंकि एरे को कितना भी बार घूमने दो, आउटपुट कितना आने वाला है, एक ही आने वाला है। जैसे मैंने इधर बोला, इनपुट के ऊपर फोकस नहीं करने का, आउटपुट कितना आने वाला है 1, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। हाँ, इधर प्रॉब्लम है, हम लोग के पास 10 एरे हैं तो 10 आंसर्स आने वाले हम लोग को, ए का बी के साथ एडिशन होने के बाद एक आंसर, दूसरा वैल्यू ए का बी का एडिशन होने के बाद दूसरा आंसर। तो ये नंबर ऑफ इनपुट्स विल डिसाइड द नंबर ऑफ आउटपुट। उस केस में मैं ON बोलूंगा। नंबर ऑफ इनपुट कितना भी होने दो, आउटपुट तो एक ही रहने वाला है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इज 1। ये हो गया हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करने का लॉजिक। सो नंबर ऑफ आउटपुट विल डिसाइड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिदम। इसको कंप्लीट करने का है तो